सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अबरार। आज हम नागौर जिले की मकराना विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतों से विजय कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर हुसैन गेसावत के साथ उनके निज आवास पर मौजूद हैं। मकराना विधानसभा क्षेत्र को किन जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता है, कौन सी वो समस्याएं हैं, और चूंकि आप पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं, तो कौन से अधूरे सपने हैं जिनको आप इस 5 साल के कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे। हम पूरी बातचीत, हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर गेसावत साहब, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नागौर जिले के वो नामचीन विधायक हैं जो सबसे ज्यादा मतों से, और अगर मैं कहना चाहूंगा तो आप पूरे राजस्थान के अल्पसंख्यक वर्ग में अगर देखा जाए तो वो विधायक हैं जो सबसे ज्यादा मतों से पूरे प्रदेश में विजयी हुए हैं। उसके लिए आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। 5 साल पहले आप विधायक रहे, 10 और 10 साल पहले था, उससे पहले भी रहे आप। इस बार का जो 5 साल का कार्यकाल है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या चीजें आपकी प्राथमिकताओं में शामिल है? देखो, सबसे पहले मैं मकराना विधानसभा की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मैं 2 चुनाव हार के, उन्होंने अभी 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मुझे नागौर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से विजय दिलाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और 2018 में सबसे कम मतों से आने वाला मैं ही था, 1400 वोटों से। तो जनता ने अब की कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस सरकार थी ना, उसमें जो जो जन कल्याण योजना, चाहे महंगा राहत कैंप हो या आमजन को जो फायदे की बात हो, हमारे यहाँ कार्यालय के अंदर, घर पे या गांव में, डाणियों में डेली जन सुने चलती थी। हर आदमी, आम आदमी का हमने काम भी किया। और मुख्यमंत्री जी ने, मैं हारा हुआ था, फिर भी यहाँ कमी महसूस होने नहीं थी कांग्रेस के विधायक की। वो जब यहाँ पे आए थे पार्लियामेंट चुनाव में, जब मुख्यमंत्री जी और उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब थे, उन्होंने मंच पे बोले गए कि जाकिर हुसैन गेसावत आपका कांग्रेस का एमएलए हमारे यही है, हारा हुआ तो कोई वो नहीं है, ये कहीं वो काम होगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पे एडीजे कोर्ट खुलाया, कॉलेज खुलवाई, महाविद्यालय सरकारी, उप जिला चिकित्सा केंद्र खुलवाया, ट्रोमो सेंटर खुलाया, मॉडर्न बस स्टैंड यहाँ घोषणा की, बरौड़ को नगर पालिका बनाया, बुर्श को तहसील बनाई, और गेलासर में जीएसएस की घोषणा की। कई जगह पीएससी, सीएससी, उप चिकित्सा केंद्र, स्कूलों को क्रमबद्ध करना है, 8वीं से 12वीं कई स्कूलें कराई। कुल मिला के पूरे 5 साल तक मैंने जनता के बीच में रहा। आम आदमी, गरीब किसान, कोई भी मेरे पास आता था गांव ढाणी से, उनको मैंने बूढ़े बुजुर्ग के दो लगाई, जवान को गले लगा के उनकी बात सुनने के बाद में उनका काम किया। जिस तरह से पिछली बार जब श्री राम पिक्चर साहब एमएलए साहब थे, क्या नाम, रूपाराम गौरव, 13 के अंदर, उस टाइम इन्होंने 300 मास्टरों का मकराना से बाहर ट्रांसफर किया, माइनॉरिटीज एसी के लोगों का। मैंने 400 मास्टरों को लेके आया जब बैन खुला बीच में कांग्रेस टाइम में, उसमें सभी को लेके आया। यहाँ तक कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया था उनको भी मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, वो उनकी घर की परिस्थिति समझ के उनको भी मैं लेके आया। मैं गांव में जब वोट मांगने गया तब लोगों के मन में एक ही बात ही है, जाकिर सबका काम करता है, आम आदमी की बात सुनता है, चाय पिला के बात सुनता है, और 100% मतलब किसी का काम को मना नहीं करता। और अधिकारी की बात हो या मंत्री से हो, कई बार मुख्यमंत्री तक से सीधी मैंने फोन पे बात करके लोगों का काम किया। आज मैं पिछले 8 साल से कांग्रेस जिलाध्यक्ष कंटिन्यू, तीसरी बार किसानों को जिला ही है। मैं माइनॉरिटीज का कार्यकर्ता को आज मुझे यहाँ पे तीसरी बार कंटिन्यू जिलाध्यक्ष बनाया, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सभी विधायक जो हमारे थे या बड़े नेता थे, सभी ने मेरा नाम प्रपोज किया कि ये व्यक्ति में कोई विवाद नहीं है, वो ये सबको साथ लेके चलता है। तो मैं जिले का अध्यक्ष भी पिछले 8 सालों से मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और जो 8 से 13 जब एमएलए था मैं, उस टाइम इंदिरा गांधी नहर का काम सबसे बड़ी समस्या थी। आपके डिडवाड़ा के मेरे दोस्त स्वर्गीय रूपाराम डूडी, हमने मिलके इंदिरा गांधी नहर का 2nd फेज का हमने काम करा के वो चालू कराया था। मकराना में सीवरेज,
200 करोड़ पास करे थी। एक पेज 100 करोड़ की एक पेज थी, दूसरी पेज 100 करोड़ की थी। 100 करोड़ वाला काम तो हमारे टाइम में हो गया था, जब 8 से 13 एमएलए था। बीजेपी राज बनने के बाद तो ठंडे बस्ती हो गई। और ये काम अभी जब हमारी सरकार थी अशोक गहलोत जी की, 140 करोड़ रुपए का सीवरेज का काम कराया, सड़कें बने उस बजट में, वो सारा पाइपलाइन डला के लोगों को राहत प्रदान किया। और पेयजल का और सड़क की समस्या तो अभी भी मकराना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो देखने को मिली। इसमें क्या सुधार रहा, क्या गुंजाइश रहेगी? नहीं, सड़कों में क्या है, ये मेन सड़क जो देख रहे हो आप, ये सड़क बीओटी में है, जो बाईपास सड़क है। बाकी गलियों के अंदर और हमारे जो अभी 10-10 करोड़ रुपये जब प्रति वर्ष मुख्यमंत्री सड़कों को दिए थे, नगर परिषद को 6 करोड़, एक बार 7.5 करोड़ ऐसे को दिए थे। हमने पूरी सड़कें, ये पेराफेरी एरिया जो दूसरी बात है, गरीब नवाज कॉलोनी, लवारपुरा, बाटीपुरा, ये आदर्श नगर, ये माड़ियों की ढाणी, ये माताबर, या चारों तरफ ये सड़कें आरसीसी बनाई है, जो उन कॉलोनी वालों में कभी सोचा नहीं था। क्योंकि वहाँ पे क्या, दूसरी के अंदर ग्राम पंचायत था, वहाँ दूसरी ग्राम पंचायत से कोई काम नहीं हो रहा था। तो हमने ये नगर पालिका का बजट पेराफेरी का, क्योंकि पट्टे नगर पालिका के बनते हैं, तो उसमें हमने वो बजट पूरा उनको हमने उधर लगाया। और ये जो बाईपास की सड़क जो आपको दिख रही है, ये बीओटी से बनने वाली है। तो ये जब इसका सेक्शन हुआ था, पास हुई थी सीबीएम हॉस्पिटल के घाटी तक, तो ये रिपेयरिंग के अंदर हुई थी 8 साल पहले इसका सर्वे हुआ जब। तो बीच के अंदर सीवरेज डलने से सड़क जर्जर हो गई। तो मैंने इसका री एस्टिमेट करवा के 13-14 करोड़ रुपए पास करा के वो 12 इंच की प्योर आरसी सड़क पूरी नहीं बनेगी। तो अब ये भी बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगी सड़क जो बाईपास वाली है। मार्बल को लेकर के एक भ्रांति जो है पूरे प्रदेश के अंदर है कि ये उद्योग किसी जमाने में विश्वव्यापी था, और धीरे धीरे जो है राजनगर या किशनगढ़ मंडी के डेवलप होने के बाद में मकराना मार्बल मंडी है, उसका कहीं न कहीं मतलब जो है प्रभाव कम रहा है। क्या इस मार्बल मंडी को पुनर्जीवित करने के लिए कोई? देखो, मकराना का मार्बल की डिमांड ना तो पहले कम थी ना आज कम है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है। आज कोई गरीब आदमी भी अपने ये चाहता है कि माल 10 रुपये का लगो या 20 का लगो या 1000 रुपये का लगो। आम आदमी मार्बल लेना इच्छुक है। मकराना मार्बल की डिमांड आज भी खूब है। जब हमारी ये सरकार बीच में अशोक जी की सरकार थी 18 से 23 तक की, उसमें उसके पहले जब बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने खानों की ई नीलामी 2025 तक की घोषणा कर दी थी कि 2025 तक के जिसके लाइसेंस खानों के बने हुए हैं, और उसके बाद सरकार सब खाने ई नीलाम कर देगी और ये खाने हमारी ई नीलाम हो जाती। मैंने मुख्यमंत्री जी को, खान मंत्री जी को रिक्वेस्ट की, बस हमारे तो खाने जोधपुर दरबार ने दी है 3-4 साल पहले, हमने उल्टा सरकार को सिलेंडर किया है ये खाने। और ये मतलब ये हमारी खाने अगर आप ई नीलाम कर देंगे, ये किशनगढ़ वाले नून मिर्चा धनिया बेचने वाले बड़े बड़े उद्योगपति ये आके खाने खरीद लेंगे, हमारा क्या होगा? हमारी 100 किलोमीटर की आसपास की जो जनसंख्या है वो सारी खानों पे निर्भर है। तो ये मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात समझते हुए इसकी ई नीलामी की 2040 तक किया, ताकि लोग खानों का विकास करें, लोगों को काम वरना बीच में दिए हो गया था, लोगों को डर हो गया था। ये खाने हमारी जो वर्षों से हमारे 4-5 पीढ़ी ने काटी है, आज ये खाने सरकार नीलाम कर देगी। और नीलामी में सरकार का खजाना तो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ बेरोजगारी हो जाती। यहाँ पे हम खुद ही दुकान मालिक है, खुद ही मजदूर है, तो इसका भी बहुत बढ़िया काम हुआ। खानों का चौड़ान का काम हुआ, खानों का मोटेशन का काम हुआ इस सरकार के अंदर। बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मकराना विधानसभा में ताकि वो कोई वोट मांग सके। वो इसी का आज ये था, मुझे 30,000 वोटों से लोगों ने बढ़त दिलाई। मैं तो कहता हूँ लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं मुस्लिम कैंडिडेट होके भी मुझे हिंदुओं ने, भाइयों ने खूब वोट दिया। अमित शाह आए मेरे सामने यहाँ पे चुनाव प्रचार में, उनका वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का भाषण देके गए, लेकिन मुझे गर्व है मकराना की जनता का। उन्होंने मकराना की सीट में हिंदू मुसलमान के हर ग्राम पंचायत से मैंने कांग्रेस के वोट मिले, और ज्यादातर ग्राम पंचायतों में कांग्रेस की लीड मिली मेरे को। और शहर के अंदर सभी हिंदू मुसलमानों ने मुझे प्यार दिया, और कोई फिल्टर चला नहीं हिंदू मुसलमान का। जब जाके में 30,000 वोटों से मेरी बढ़त हुई। खानों के विकास की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें बीच में भी देखने में मिला
अभी भी रिसेंटली एक समस्या और उभर करके आ रही है कि इनमें जल भराव की जो स्थिति, इससे निपटने की कोई योजना? देखो जल भराव तो जितनी खानी गहरी जाएगी उतना नीचे से, वो तो कुदरती निज़ाम है, पानी उसमें 300-400 फुट गया तो उसके अंदर वही है जो खान मालिक अपने पंप लगा रखे हैं, रात भर छोड़ते पानी निकल जाता है और उसके बाद माइनिंग हो जाती है। अब इसका तो मैंने जब विधान में एमएलए था पहले 8 से 13, तो मैंने मकराना की अलग से पॉलिसी विधानसभा में पारित करी थी बजट भाषण में कि मकराना की खानों की पॉलिसी अलग से बनाई जाए, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी खाने हैं 50 फुट की, 20 फुट की, 100 फुट की, लास्ट 200 फुट की खाने होगी तो दूसरी जगह 100 मीटर में 100 मीटर की खान अलॉटमेंट होती है, तो उसमें जमीन आसमान फर्क है, नियम कायदा हमारे वो लगता है 100 मीटर वाले, तो उसकी अलग से पॉलिसी बनाए तो जल भराव हो या सेफ्टी माइनिंग हो या खनन नीति में इसमें इसका फायदा मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में क्या रहेगा इन 5 सालों में? एजुकेशन में हमारी प्राथमिकता है, हम कॉलेज, हमने सरकारी कॉलेज यहाँ खुलवाया है और मुख्यमंत्री जी की तो हमारी घोषणा ये भी थी जहाँ 500 लड़कियाँ कोई पढ़ेगी उसमें भी एक महिला कॉलेज खोल देंगे। मेरी मांग तो रही, निजाम और सरकार दोनों बदल गए हैं इस स्थिति में। मांग रही जो विधानसभा के अंदर लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं विधानसभा में प्रतिदिन मांग उठाता रहूँगा, जो शिक्षा का मामला हो या माइनिंग का मामला हो या कोई सड़क, पानी, बिजली, ग्राम पंचायतों में जो है वो सारा हम इसको हमेशा उठाते रहेंगे। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने रेल मार्ग जो है मकराना टू परबतसर, इसकी स्वीकृति दी है, किस नजरिए से देखते हैं? इसमें क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? ये स्वीकृति बहुत लेट दी इन्होंने। ये मैं जो 2008 से 13 एमएलए था उस टाइम ये चकडुगरी खानों का परबतसर रेल का मामला बरसों से पेंडिंग चल रहा था और ये खाने 70 खाने बंद थी हमारी। उसमें जब एमएलए था मैंने सरकार से 10 करोड़ रुपए इनको दिलाए और दिला के ये खाने चालू कराई। फिर किसी ने वहाँ हाईकोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने इन खानों के खिलाफ फैसला कर दिया था। इनमें बहुत सारी रिकवरी, इनमें मतलब कई नियम कानून लगा के और सुप्रीम कोर्ट सरकार को पार्टी बना दिया था और ये मामला हमारे खिलाफ आ गया था। फिर मैंने सरकार से एसएलपी लगाई मुख्यमंत्री जी से मिलके, क्योंकि हम लोग को एसएलपी लगाते हैं तो हमारी एसएलपी तो मान्य नहीं थी, क्योंकि खाने सरकार की, हम तो किराएदार हैं। इसका रॉयल्टी रेवेन्यू आता है, जिससे रॉयल्टी आता है, फैक्ट्रियों में मशीनें चलती है, उसका भी बिजली का जो कंज्यूमर के हिसाब से काम करते हैं। कुल मिला के ये खाने उस टाइम मैंने चालू कराई थी और रेलवे को जो पैसा जो रेलवे ट्रैक बना है उसमें 10 करोड़ रुपए सरकार के जमा कराए थे और 8-10 करोड़ रुपए खान मालिकों के इनके जमा करा के हमने 20 करोड़ रुपए इसका लाइन डाइवर्जन का खर्चा राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार और खान मालिकों ने कराया था और भी ट्रैक चालू किया था। जब ट्रैक परबतसर मकराना का हो गया तो केंद्र सरकार बीजेपी की है तो उनको तो चाहिए, हमारी तो ये मांग है उल्टी, ये ट्रैक सीधा किशनगढ़ अजमेर तक जोड़े, क्योंकि अजमेर किशनगढ़ जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। अगर ये परबतसर तक जा रहा है तो आगे किशनगढ़ जाना चाहिए ताकि कनेक्टेड जयपुर अजमेर हो जाएगी। इतना अच्छा काम सरकार का पूरी भारत की प्रत्येक स्टेट की गवर्नमेंट है वो मानती है गहलोत के मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। रिसेंटली जो मेडिकल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में जो काम किया, बावजूद उसके सरकार विधानसभा चुनाव में जो है वो पिछड़ गई। क्या इसमें सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का कोई फैक्टर कहीं नहीं प्रभावित हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इसमें क्या है, सीधी बात है, कुछ टिकट कटने मांग रहे थे, सरकार का विरोध भी था, सरकार की नीति अच्छी थी, सरकार का प्रचार लोगों को, आम आदमी को फायदा मिल रहा था। लेकिन जो इस पिछले कार्यकाल में कुछ एमएलएओं ने थोड़ा सा लोगों का विरोध था, उन्होंने सर्वे के हिसाब से कुछ टिकट कटते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। इसमें कोई सचिन पायलट जी या अशोक गहलोत जी, गुरुबा जी का कहीं अभी नहीं हुआ। तो अभी ये जनता जनार्दन है, इतना काम करके भी काम करने वाले को अगर वोट नहीं देते हैं तो ये तो फिर लोगों का काम कौन करेगा। आज ओपीएस का मामला है, सरकारी कर्मचारियों का, आज वो क्या आएगा पता नहीं है। कर्मचारियों ने तो करीब 122 सीटों पे आपको विजय दिलवाई है। बिल्कुल दिलाई, कर्मचारी ने अच्छे वोट दिए में जागते जाते मतलब जो है जनता ने। मैं भी पहली बार 4 चुनाव लड़े मैंने विधानसभा के मकराना से, पहली बार बैलेट पेपर जो कर्मचारी को आते हैं
पोस्टल पेपर, उसमें मेरी कांग्रेस की लीड हुई है पहली बार। तो उनकी भावना थी कि मतलब ये अच्छे डिसीजन लेते हैं मुख्यमंत्री जी। वो कर्मचारियों का वो था कि ओपीएस लागू हो, कानून बना रही सरकार, 7 गारंटी योजना का वो भी कर्मचारियों का भी वो था। बाकी तो अब जिस तरह से महंगा रात के में बिजली फ्री थी, गैस का था, पेंशन थी, और भी कई सारी घोषणाएं हो रखी थी। अब ये इनको बरकरार रखे कि सरकार ये क्या करेगी, लेकिन इनके भी पार्लियामेंट चुनाव तो इनको रखना पड़ेगा कि लोगों को टकना है इनको। पार्लियामेंट जिलाध्यक्ष के रूप में नागौर जिले की जनता ने आपको 50% नंबर से पास कर दिया, और एक हारे हुए विधायक के रूप में मकराना के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको 100% अंक देकर के पास कर दिया। अब जिले पर अगले 4 महीने 5 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव जो है उसका भार आपके कंधों पर आ गया है, क्या तैयारी है, किस दृष्टि से देखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो बात चालू हो गई है कि विधानसभा रिजल्ट जो भी आया है उसको हमने स्वीकार किया है। पार्लियामेंट चुनाव जब होंगे उसके लिए एक्सरसाइज चालू हो गई है, कौन सीट टिका सकता है, राय मशवरा हो रहा है अभी। और जैसे भी हम सब लोग नागौर जिले के नेता जो एमएलए जीते हुए हैं, हम लोग हारे हुए हैं, प्रत्याशी थे या हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं यहाँ से, उन सब की राय शुमारी से हम राय देंगे। जीतने वाला कैंडिडेट जो भी होगा, चाहे कोई भी जाति का हो, उसका प्रपोजल रख देंगे। फैसला तो हाईकमान करती है टिकटों का। सरकार बने हुए करीब करीब 10 दिन होने को जा रहे हैं मतगणना के बाद, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर अंतिम मोहर नहीं लगा पाई है। नहीं लगा सकती है, क्योंकि इनमें जितनी मतलब गुरुबाजी है ना, कोई हमारी कांग्रेस की इतनी गुरुबाजी नहीं है। हमारी बहुमत आता तो हाईकमान खाली कह देता उसको मुख्यमंत्री देता, चाहे कोई भी चेहरा हो। इनको तो समझा एक दूसरे में उलझे पड़े हैं। देखते हैं जो होगा, जो भी गुरुबाजी इनकी है वो इनके भीतरगात भी खूब होंगे। आप थे मकराना विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक जाकिर गहसावत साहब। इन्होंने अपनी क्षेत्र के विकास को लेकर के प्रमुखता के साथ तमाम बातें हमारे साथ शेयर की है, रखी है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनको जीत पर बधाई प्रेषित करते हैं। और चूंकि आप जिलाध्यक्ष भी हैं तो विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव मई में यहाँ होने जा रहे हैं, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हम हमारे चैनल के माध्यम से इनको प्रेषित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।